नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में लगातार घिरते पाकिस्तान और जर्मनी की राजनीति में हाई वोल्टेज ड्रामा पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश, कहा देश हित में बहेगा और रुकेगा भारत का पानी। पहलगाम हमले पर यूएनएससी ने भी लगाई फटकार। सभी सदस्यों ने एक सुर में हमले की निंदा की। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बनी सहमति। दोहरे अंशदान करार पर भी बनी बात। पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बताया मील का पत्थर। जर्मनी में फ्रेडरिक मर्ज बने नए चांसलर। पहले दौर में पिछड़ने के बाद दूसरे दौर में हासिल किया बहुमत। समर्थन में पड़े 325 मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। इजराइल का हुथी पर जवाबी हमला जारी। हुदैदा बंदरगाह के बाद सना हवाई अड्डे को बनाया निशाना। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा हुथी आत्मसमर्पण करें तो रोक देंगे हमला। हमास का इजराइल से बातचीत से इनकार। यूक्रेन को क्रेमलिन की बड़ी चेतावनी, कहा विजय दिवस पर घोषित युद्ध विराम के दौरान हमला होने पर रूसी सेना देगी मुंहतोड़ जवाब। पिछले 24 घंटे के दौरान दोनों तरफ से हुए भीषण हमले। और आइए आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। आतंकवाद को पालने और प्रोत्साहित करने को लेकर पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निशाने पर रहा है। हाल में कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का गुस्सा निकल रहा है। पाकिस्तान इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के संभावित हमले का रोना रो रहा है, लेकिन दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान की हकीकत जानते हैं। यही कारण है कि उसे बड़े मंचों पर मुंह की खानी पड़ रही है। यह रिपोर्ट देखिए। उल्टा पड़ा हर एक दांव, डट गया वैश्विक समुदाय, पिट गया पाकिस्तान। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आतंक की नीति पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का सामना करना पड़ा हो, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को नेस्त नाबूद करने की तैयारी में जुटे भारत के कड़े तेवर देखकर खौफ से कांप रहा पाकिस्तान एक बार फिर मनगढ़ंत आरोप के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहुंच गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने बंद कमरे में उसे ऐसा रगड़ा कि दिन में ही तारे नजर आ गए। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। सूत्रों के अनुसार सदस्यों ने पूछ लिया कि क्या हमले में लश्कर-ए तैयबा का हाथ नहीं है। पाकिस्तान के फॉल्स फ्लैग के झूठे दावों की हवा निकालते हुए सुरक्षा परिषद ने पहलगाम के गुनहगारों को जवाबदेही तय करने का फैसला सुना दिया। कुछ सदस्यों ने खासकर इस बात पर सवाल उठाए कि पहलगाम में पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर निशाना बनाया गया। इसकी भी सदस्यों ने कड़ी निंदा की। दरअसल पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत पहलगाम आतंकी हमले की आड़ में उस पर हमला करना चाहता है, लेकिन यूएन ने उसकी हर चाल को विफल कर दिया। सदस्यों ने हाल ही में पाकिस्तान द्वारा की गई बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया। पाकिस्तान इस समय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। उसे लगा कि वो भारत की गैर मौजूदगी में अपना एजेंडा चलाने में सफल हो जाएगा, लेकिन उसकी सारी कोशिश धरी की धरी रह गई और सुरक्षा परिषद ने ही पाकिस्तान को सलाह दे दी कि वो भारत के साथ मिलकर द्विपक्षीय तरीके से मुद्दे को सुलझाए। पहलगाम हमले में 26 मासूमों की मौत से पूरे भारत में आक्रोश है।
आतंक के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी साथ खड़ा है, जिसका सबूत सुरक्षा परिषद में तो दिखाई दिया ही, साथ ही विश्व के तमाम बड़े नेताओं ने एकजुटता जाहिर कर अपना इरादा साफ कर दिया है। यूएन महानिदेशक एंटोनियो गुटरेस ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को सजा देने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने पीएम मोदी से बातचीत में कहा कि वो हर कदम पर भारत का साथ देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी। राष्ट्रपति पुतिन ने इस हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों की मौत पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में रूस का पूरा समर्थन है। राष्ट्रपति ट्रंप, इजराइल के पीएम नेतन्याहू समेत दुनिया के तमाम बड़े नेता हमले की कड़ी निंदा कर चुके हैं। तो पाकिस्तान की बुरी तरह से फजीहत हो रही है। पाकिस्तान रोना रो रहा है कि भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है और लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसके पास जा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुना रहा है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि भारत को कितना अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिला है और पाकिस्तान की क्या हालत हुई है। यूएनएससी में फेल हुआ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान वहां पर गया था, अपनी बात रखी थी, रो रहा था। पाकिस्तान वहां पर कह रहा था कि भारत हमारे ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन वहां पर यूएनएससी में जो बंद कमरे में बैठक हुई उसमें पाकिस्तान को बुरी तरह से लताड़ लगी है। कई देशों ने पाकिस्तान को बुरी तरह से लताड़ा है। आतंकियों के पनाहगाह को बंद कमरे में फटकार, यानी कि आतंकियों का जो पनाहगार है, जो आतंकियों को पनाह देता है, मामले को यूएनएससी में ले जाने का दांव पाकिस्तान को उल्टा पड़ा है। तो लगातार ये ग्राफिक्स हम आपको दिखाते रहेंगे। एक हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पिनाक रंजन जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल आपसे यही है कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है और पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या पाकिस्तानी मीडिया के जरिए लगातार रोना रो रहा है कि भारत हमारे ऊपर हमला कर सकता है, एक पीड़ित की तरह पाकिस्तान नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर पीड़ित भारत है। भारत के पहलगाम में हमला होता है, वहाँ पर टूरिस्ट को मारा जाता है और बुरी तरह वहाँ पर मारा जाता है, कायराना हरकत होती है और वो जो आतंकवादी हैं उनको कहीं ना कहीं समर्थन पाकिस्तान से मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत इसको अच्छी तरह से समझ रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप, जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत को मिल रहा है और जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय फटकार पाकिस्तान को मिल रही है? देखिए, जो यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका मेन पर्पस ये था टू मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड अमंग द यूएन मेंबर्स। मेरे ख्याल में इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान ने सोचा कि अगर इंडिया हमला करने वाला है या युद्ध छिड़ने वाला है तो हम सिक्योरिटी में काउंसिल में जाकर हम अपना रोना रोएंगे और वहां पे हम हमारे सब लोग कहेंगे कि नहीं युद्ध नहीं होना चाहिए, आप लोग बातचीत करिए, पीस करिए। पर उसमें उनका जो स्ट्रैटेजी था वो फेल हो गया है, क्योंकि क्लोज डोर मीटिंग में कोई जो रिकॉर्ड होता है उसमें कोई भी कुछ कह सकता है और उसको न तो कोई जॉइंट स्टेटमेंट निकला और न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि भाई वो खुद उन्होंने किया, उनके जो पीआर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो उसने तो करना ही था क्योंकि वो तो उसका काम है और उसने बताना था कि हाँ हम बड़े सक्सेसफुल रहे हैं सबको समझाने में। तो वो सब बातें उसने की, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उन्होंने सबने पाकिस्तान से एक बात तो जरूर पूछा होगा कि आप ये टेररिस्ट को ट्रेनिंग देते हैं और आपकी जो आर्मी और आईएसआई है वो इनको ट्रेनिंग देके वहां से भेजती है। यूएन के जो लिस्ट में, टेररिज्म के लिस्ट में लश्कर-ए-तौबा का नाम तो सबसे पहले है। और इसलिए अब ये जो टीआरएफ है जिन्होंने भी ये जो उसका जो एक छोटा सा ऑफशूट है या सब्सिडरी है जो भी है, तो वो तो लश्कर-ए-तौबा ही है बेसिकली, उन्हीं का है। वो नाम बदल देते हैं, दूसरे नाम से करते हैं।
तो ये लश्कर तोयबा तो यूएन के टेररिज्म के लिस्ट में है। तो इसीलिए वहां जाके रोना रोना पाकिस्तान का कोई फायदा तो होना नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि यूएन जो एलईटी है वो एक यूएन रिकॉग्नाइज्ड और डेजिग्नेटेड टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुझे लगता है इन्होंने जो भी किया, क्योंकि ये डेस्परेट हो गए हैं, इनको दिखाना है अपने देश में लोगों को कि हम देखो क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, इंटरनेशनल ओपिनियन को हम मतलब अपनी तरफ खींच रहे हैं। इस तरह का है, ये ड्रामा है, नैरेटिव बिल्डअप है, ये तो करना ही है उन्होंने, क्योंकि अब वो उनकी उनकी पीठ तो दीवार पे लग गई है। तो अब क्या कर सकता हूँ, अगर वो इस तरह का ना करे तो फटकार तो अपने उनके लोग ही उनको फटकारेंगे, जो वहां पे सत्ता में बैठे हुए हैं, जो आर्मी या एसआई वगैरह हैं, जो कंट्रोल करते हैं सब पाकिस्तान में। बिल्कुल। Politicians पिनाक तो रंजन सब जी, इस सब के बीच ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह का अभूतपूर्व समर्थन भारत को मिल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने फ़ोन किए और उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि कई देशों की ओर से लगातार भारत के लिए समर्थन आ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत हमेशा से अगुवा रहा है। जिस जिस विदेशी मंच पर प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, उन्होंने आतंकवाद को लेकर के अपनी बात, भारत की बात वहां पर रखी है। तो भारत को ये जो समर्थन मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, टेररिज्म की बात तो भारत बहुत सालों से कर रहा है और दुनिया को भी मालूम है कि पाकिस्तान अब एक टेररिज्म का, आतंकवाद का एक गढ़ बन चुका है। ये सबको मालूम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अब जो 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 अब इंडिया का जो 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 अभी प्रोफाइल है वो काफी हाई ऊंचा हो चुका है। तो इंडिया के साथ लोग, इंडिया की जो भावनाएं हैं, इंडिया की जो 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 मतलब जो चिंता है, वो दूसरे देश अब उसको दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया एक राइजिंग पावर है और पाकिस्तान तो एक डिक्लाइनिंग नेशन है, क्योंकि वहां पे तो खाने पीने की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो ये लोग समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान कर रहा है क्योंकि वहां उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, बलूचिस्तान, वो दिखाना चाहते हैं। इंडिया के साथ एक झगड़ा लगाने से वो सारा डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक जो है। तो अंदर ही उनकी ठीक है सर। प्रॉब्लम है डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक तो है पिनाक इसलिए रंजन जी, ये आप हमारे जो साथ बने रहिए। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी आंटी आज बड़ी खुश हुई क्योंकि उनके 2.5 लाख रुपए बच गए। उन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया? स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इजरायली सेना ईरान समर्थित हुती समूह को करारा जवाब दे रही है। लगातार दूसरे दिन इजरायली सेना यमन में हुती ठिकानों को निशाना बना रही है। इजराइल ने मंगलवार को राजधानी सना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीषण हमला बोला। हमले के बाद हवाई अड्डे को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही बिजली संयंत्रों को भी निशाना बनाया गया है। इससे पहले हुती विद्रोहियों ने इजराइल के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास मिसाइल से हमला किया था, जिसके जवाब में इजराइल ने ये कार्रवाई की है। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हुती समूह आत्मसमर्पण कर देता है तो यमन में जारी हमला रोक दिया जाएगा। गौरतलब है कि अमेरिका पिछले कई हफ्तों से हुती ठिकानों को निशाना बना रहा है। और आइए अब आपको अगली खबर की ओर लिए चलते हैं। फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी का नया चांसलर चुन लिया गया है, लेकिन उनका चुनाव इतना आसान नहीं रहा। पहले चरण के चुनाव में वो हार गए और जर्मनी के इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। फ्रेडरिक मर्ज कंजर्वेटिव पार्टी CDU के नेता हैं और उनकी पार्टी को पूर्व चांसलर ओलाफ सोल्ज की पार्टी SPD का समर्थन मिला हुआ है। ये खबर हम आपको दिखाते हैं अभी।
उससे पहले जैसे कि एक खबर अभी हमने आपको दिखाई थी कि हूती के खिलाफ किस तरह से इजराइल का अभियान चल रहा है, साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी आया हुआ है। हमारे साथ पिनाक रंजन चक्रवर्ती जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। पिनाक रंजन जी, जिस तरह से यमन में इजरायली सेना ने लगातार दूसरे दिन भी हमला किया है, हुआ ये था कि यमन के जो हूती हैं उन्होंने इजराइल के एक एयरपोर्ट पर हमला कर दिया था। उसके जवाब में लगातार इजराइल ने वहाँ पर हमला किया है। पहले एक बंदरगाह को निशाना बनाया और उसके बाद अब वहाँ पर एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर हूती आत्मसमर्पण कर देगा तो हम हमले रोक देंगे, क्योंकि अमेरिका भी वहाँ पे हमले कर रहा है ब्रिटेन के साथ मिल करके। क्या कुछ कहेंगे इस इलाके में और खासकर यमन में जो कुछ चल रहा है इसको लेकर के? देखिए, हूती, हमास, हिजबुल्ला, ये सब ईरान के मतलब प्रॉक्सीज हैं, जिसको हम प्रॉक्सीज कहते हैं। क्योंकि हूतीज को कहाँ से मिल गया इतना इतना लंबा मिसाइल? किसने दिया? वो खुद तो बनाने के काबिल नहीं है। तो इसीलिए हम ये ईरान का दिया हुआ है ये सब। ईरान इजराइल को घेरने के स्ट्रेटजी में ये अपने प्रॉक्सीज को यूज करता रहा है, हिजबुल्ला, हमास और हूतीज। अब हूतीज मतलब जो मिसाइल वो दाग रहे हैं वो ईरानियन ओरिजिन के हैं। तो इजराइल ने नेचुरली अब उस पर अटैक करना शुरू कर दिया, पहले भी किया था बेचारे पर। और अमेरिकन नेवी के जो बड़े बड़े वहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स हैं वो भी उन पे अब अटैक कर रहे हैं। तो हूतीज पे तो अटैक होगा। और इधर जो कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि अगर वो बंद करें फिर हम भी अटैक बंद करेंगे। अब हूती कहते हैं कि नहीं, हम तो अपने पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में, हमास के सपोर्ट में इजराइल को हम अटैक करेंगे। तो ये किस्सा वहाँ पे चल रहा है। अब वो अटैक करते हैं, फिर इजराइल और अमेरिका दोनों उनको अटैक करते हैं, फिर एक आध मिसाइल वो छोड़ देते हैं, फिर वो होते हैं। इसमें यमन का बहुत नुकसान हो रहा है और यमनी लोग मर रहे हैं इसमें। और वही है कि जो हूतीज जो है वो ईरान के मतलब पिट्ठू बने हुए हैं और इसलिए उनको ईरान से पैसा मिलता है और मिसाइल मिलता है। वो अगर मिसाइल न छोड़े तो ईरान पैसे बंद कर देगा। तो यही है किस्सा वहाँ का। और अफसोस की बात यह है कि ये बंद लेकिन नहीं। पिनाक रंजन जी, इस सब के बीच ईरान की ओर से जो बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हूती के समर्थन में आ रहे हैं, और ईरान की ओर से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि अगर ये ज़्यादा चलते रहा तो वहाँ पर और ये जो क्षेत्रीय संघर्ष है क्या वहाँ पर बन सकता है क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में? देखिए, बन तो सकता है, क्योंकि अब ईरान देखिए वो भी दिखा रहा है कि हमारे पास भी कुछ मोहरे हैं, होती है, एक कोई और भी है। उधर अमेरिका ने तो ऑलरेडी बोला है और न्यूक्लियर टॉक्स भी चल रहे हैं। इसीलिए ईरान हूतीज को एक मोहरा बना के यूज कर रहे हैं कि देखिए ऐसी बात नहीं है, हमारे पास भी है कुछ, हम इजराइल को। और इजराइल के खिलाफ तो उनका एक बहुत मतलब एक घृणा का मतलब जो एक उनका जो पॉलिसी है वो रह चुका है। वो तो इजराइल को मतलब हमारे दुनिया के मैप से ही वाइप आउट करना चाहते हैं, ये उनका ऑफिशियल पॉलिसी है। तो इसीलिए ये जो इतना जो हो रहा है अभी, तो ये मुझे लगता है कि हूती अगर ऐसा करते रहे तो अमेरिका जरूर हूतीज को फिर मारेगा और इजराइल भी मारेगा। ठीक है पिनाक रंजन जी, हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है, हम उसकी चर्चा पहले कर रहे थे, जर्मनी से काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। जर्मनी में फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी का नया चांसलर चुन लिया गया है, लेकिन उनका चुनाव इतना आसान नहीं रहा। पहले चरण के चुनाव में वो हार गए और जर्मनी के इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। फ्रेडरिक मर्ज कंजर्वेटिव पार्टी CDU के नेता हैं और उनकी पार्टी को पूर्व चांसलर ओलाफ सोल्ज की पार्टी SPD का समर्थन मिला हुआ है। लेकिन पहले दौर में समर्थन न मिलना ये दर्शाता है कि गठबंधन के भीतर दरारें कहीं न कहीं मौजूद हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ताजपोशी के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, मेहमानों को न्योता भेजा जा चुका था, बस संसद की मुहर लगनी बाकी थी और इसे औपचारिकता ही मानी जा रही थी। लेकिन गठबंधन के सांसदों ने जर्मनी के भावी चांसलर के सपनों पर थोड़ी देर के लिए पानी फेर दिया। पहले चरण की वोटिंग में कंजर्वेटिव पार्टी CDU के उम्मीदवार फ्रेडरिक मर्ज बहुमत जुटाने से चूक गए थे। हालांकि दूसरे चरण की वोटिंग में उन्होंने आसानी से अपना लक्ष्य हासिल कर लिया।
गठबंधन के तहत बहुमत के लिए जरूरी 316 वोटों के बजाय मर्ज के कागजों में 328 वोट तय थे, लेकिन जब पहले चरण की वोटिंग हुई तो निकले 310 वोट। मर्ज के गठबंधन में शामिल सीडीयू, सीएसयू और एसपीडी के पास 328 सांसद हैं। इसका मतलब यह है कि गठबंधन के कम से कम 18 सांसदों का उन्हें समर्थन नहीं मिल पाया। स्पीकर के मुताबिक 9 सांसदों ने मतदान से दूरी बनाई, जबकि 307 ने मर्ज के विरोध में वोट किया। हालांकि दूसरे चरण की वोटिंग में मर्ज को 325 वोट मिले, यानी गठबंधन के 3 सांसदों ने अभी भी उन्हें वोट नहीं किया। जर्मनी के संसदीय इतिहास में यह पहला मौका है जब चांसलर पद का कोई दावेदार पहले चरण की वोटिंग में सदन में बहुमत साबित नहीं कर सका। नियम के अनुसार पहले चरण में पूर्ण बहुमत न मिलने पर दूसरे चरण की वोटिंग होती है। इसके लिए 14 दिन का समय होता है, लेकिन इसे आज ही कराया गया और फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर चुन लिए गए। अगर मर्ज इसमें भी बहुमत हासिल नहीं कर पाते तो चुनावी प्रक्रिया तीसरे दौर में प्रवेश करती। फिर भी बहुमत नहीं मिलता तो चुनाव कराना पड़ता। इससे पहले फरवरी में हुए चुनाव में सीडीयू गठबंधन ने 28.5% वोट के साथ 208 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी को 121 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। जर्मनी में चुनावी नतीजों में सबसे बड़ा फायदा धुर दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड को हुआ, जो दूसरे नंबर पर रहते हुए 151 सीटें हासिल की। लंबे विचार विमर्श के बाद एसपीडी के साथ गठबंधन तय पाया। वहीं अपनी नीतियों को लेकर पहले से ही राजनीतिक दलों के निशाने पर रही एएफडी पर चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद आलोचनाओं का सैलाब आ गया। देश की खुफिया एजेंसी ने एएफडी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। एएफडी ने एजेंसी की इस कदम को अदालत में चुनौती दी। अब उसे सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ बड़ा मौका हाथ लग गया है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पिनाक रंजन जी, जर्मनी में फ्रेडरिक मर्ज को चांसलर चुन लिया गया है, लेकिन उनको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ी। पहले राउंड में वो हार गए थे और ऐसा लंबे समय के बाद जर्मनी में ऐसा पहली बार हुआ है। क्या कुछ कहेंगे आप टोटली जो जर्मनी की राजनीति जिस तरह की चल रही है अभी? देखिए, गठबंधन में डिफेक्शंस तो हुआ है, तो जो नंबर आप बता रहे थे उसमें उससे तो एकदम मतलब एकदम जाहिर है कि गठबंधन में फूट है और उसमें से कई लोग इसको पसंद नहीं करते हैं मर्ज को, इसीलिए उन्होंने वोट नहीं दिया। कोलिशन पॉलिटिक्स में जर्मनी में ऐसा होता है, सब जगह ही होता है, पर इस बार थोड़ा लगा कि आश्चर्यजनक था, क्योंकि सबने सोचा था कि इतने नंबर हैं उनके तो उनको मिल ही जाएगा फर्स्ट राउंड में ही, पर वो नहीं मिला। तो सेकंड राउंड में खैर आप जीत गए हैं, तो थर्ड राउंड की जरूरत नहीं है। अब वो चांसलर तो बनेंगे, शायद अब शपथ लेंगे, चांसलर बनेंगे और अपना कैबिनेट बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक संकेत मिला है क्या आज की आने वाले समय में उनको दिक्कतें हो सकती हैं इस गठबंधन को चलाने में? ओलाफ सोल्ज का उदाहरण हम देख चुके हैं। मुझे लगता है कि उनकी जो नीतियां होंगी वो चैलेंज तो होंगी, क्योंकि वो अगर किसी चीज कुछ लेजिस्लेशन लाए मतलब पार्लियामेंट में, तो वहां पे फिर ऐसा हो सकता है कि वो लेजिस्लेशन मतलब जो लाएंगे उसमें वो हार भी सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो फूट अगर है तो आगे भी उनको परेशानी हो सकती है। क्योंकि जो भी जैसे आप कोई बिल लाए पार्लियामेंट में किसी चीज के लिए, तो उस पर अगर वो मतलब फिर ऐसी फूट बनी रहे तो वो हार सकते हैं, और उस हार का नतीजा ऐसा भी हो सकता है कई बिलों में, जैसे हमारे यहाँ होता है फाइनेंस बिल में अगर हार गए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये तो प्रवासियों का मुद्दा कितना हावी है वहाँ की राजनीति पे? क्योंकि एएफडी जिस तरह से वहाँ पर जीती है, और पहले हमने देखा कि एएफडी के साथ मिलकर एक प्रस्ताव भी वहाँ पर पास हुआ था, ये कितना बड़ा मुद्दा है और आने वाले समय में ये कितना परेशान कर सकता है? मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया, क्या आपने शुरुआत में क्या कहा था? इमिग्रेंट्स को लेकर के। हाँ, इमिग्रेंट्स, ओके। हाँ, देखिए, इमिग्रेंट्स को लेके अभी काफी तनाव बना हुआ है, क्योंकि पहले तो उन्होंने अपने द्वार खोल दिए थे, वहाँ पे सीरिया से, कई अरब वर्ल्ड से सब इमिग्रेंट्स वहाँ पहुँच गए थे। ये मर्केल के जमाने में हुआ था, उन्होंने मतलब बोला कि ठीक है इनको आने दीजिए, ये बेचारे कहाँ जाएंगे। तो अब इमिग्रेंट्स जो आए हुए हैं वो सोशल जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तो रिलीजन अलग है, उनके कायदे कानून अलग है,
उनका बिहेवियर अलग है, तो जर्मन्स उसको देखकर वो परेशान हो रहे हैं। तो ये एक पॉइंट जरूर होगा। और इमिग्रेशन का जो मुद्दा है, ये एक पॉलिटिकल मतलब हॉट पोटैटो जिसे हम कहते हैं, वो रहेगा इन फ्यूचर, और इस पे काफी तनाव रहेगा, और मुझे लगता है इस पे बहस भी और होगा, और पता नहीं क्या पॉलिसीज ये लोग फिर अडॉप्ट करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इन महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और अब हम आपको आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध में पिछले 48 घंटे में दोनों ओर से किए गए हमलों में गैर सैन्य नागरिकों की मौत के बाद रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने यूक्रेन को बड़ी चेतावनी दी है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस विजय दिवस के अवसर पर घोषित 3 दिन के युद्ध विराम का पालन करेगा और अगर इस दौरान यूक्रेन के द्वारा रूस पर हमला किया गया तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं रूस के कुर्स्क क्षेत्र को लेकर जहां रूस ने दावा किया था कि इस इलाके से सभी यूक्रेनी सैनिकों को बाहर निकाला जा चुका है, वहीं यूक्रेन का कहना है कि वहां अभी भी यूक्रेनी सैनिक लड़ रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान के बीच इस सप्ताह के अंत में ओमान की राजधानी में चौथे दौर की बातचीत हो सकती है। ईरान के सरकारी टीवी ने इसके लिए 11 मई की तारीख बताई है। इससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। अमेरिका लगातार ईरान पर अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम छोड़ने के लिए दबाव बना रहा है। वेटिकन सिटी में नए कैथोलिक पोप को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पोप का चुनाव करने के लिए गुप्त सम्मेलन में भाग लेने वाले कार्डिनल्स को वेटिकन के 2 होटलों में ठहराया गया है, जहां वो बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकते। मुख्य सम्मेलन बुधवार दोपहर को सिस्टीन चैपल के बंद दरवाजों के पीछे शुरू होगा, जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के सभी कार्डिनल नए पोप को चुनने के लिए वोट करेंगे। सूडान में सूडानी सेना और सूडान के अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच चल रहे गृह युद्ध में बड़ा मोड़ आ गया है। इसमें अब ड्रोन का भी इस्तेमाल होने लगा है। पिछले कुछ दिनों से आरएसएफ द्वारा लगातार किए जा रहे ड्रोन हमलों से मंगलवार को सूडान की युद्धकालीन राजधानी पोर्ट सूडान में विस्फोट और आग की घटनाएं हुई। इससे देश में जाने वाली मानवीय सहायता भी बंद हो गई है।